नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम काव्य अनुवाद के विषय में जानेंगे। काव्य अनुवाद एक अलग तरीके का अनुवाद है। अनुवाद करना एक अलग बात है और काव्य अनुवाद एक बिल्कुल अलग एक विशिष्ट विधा है। इसमें महाकाव्य, खंडकाव्य, गीति काव्य, तुकांत, अतुकांत, गीत आदि सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए सर फिलिप सिडनी तथा दांते जैसे कवियों तथा सिद्धांतकारों ने काव्य अनुवाद असंभव माना है। कविता के अनुवाद में वे सभी समस्याएं आती हैं जिनका पिछले अनुभागों में विवेचन हो चुका है। कविता का समग्र प्रभाव सूक्ष्म अर्थ, शब्दों की ध्वनि, कथन की लय, बलागात तथा बिंब योजना के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कविता में विशिष्टता क्या है कि इसमें ध्वनियों के माध्यम से चीज़ें अभिव्यक्त होती। कोई बात बिल्कुल अभिधा में कही जा रही है और कोई व्यंजना में कही जा रही है, कहीं लक्षण के माध्यम से कही जा रही है। इसलिए इस विधा में अर्थ का सही समझ पाना और सही ट्रांसलेशन करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे उन्होंने बात करी, पहली बात करी उन्होंने दृश्य तथा तीव्र बिंब शब्दों के नाम गुण में बड़ी सीमा तक नियंत्रित होते हैं। दृश्य तथा श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब अलग होते हैं, श्रव्य बिंब अलग होते हैं। मतलब अलग अलग उपमाएं जो हैं दी जाती हैं। कुछ जो है दिखाए जा सकते हैं, कुछ केवल सुनने में जो है बिंबों का प्रतीक होता है। जैसे उन्होंने दिखाया है यहाँ पर पंत की एक पंक्ति है कि मेखलाकार पर्वत अपार। इसमें आ ध्वनि जो है मेखलाकार में मेखलाकार ये जो आकार है इसमें आ ध्वनि जो है आवर्तन के माध्यम से विस्तार को आवाज दे रही है। मेखलाकार मतलब वो एक विस्तृत जो है आकार वाली। मेखलाकार पर्वत अपार यह किसी अन्य भाषा में इसके प्रतिबिंब के माध्यम से संभव नहीं हो सकता। किसी अन्य भाषा में इस तरह से मेखलाकार करके नहीं लिखा जा सकता जो कि हिंदी में संभव है। अब एक दूसरा दृश्य दिखाते हैं। एक है सेलिस्ट या अनेकार्थी शब्द। जैसे देखिए अंग्रेजी के कवि जॉन मिल्टन के सोनेट में ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कभी ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है, लेकिन किसके लिए? टैलेंट के लिए। ब्लाइंडनेस की बात किसके लिए की जा रही है? टैलेंट के लिए। और इसका उन्होंने दो अर्थ निकाल दिए हैं, एक प्रतिभा तथा एक प्रकार का सिक्का। किंतु हिंदी में टैलेंट का जो अर्थ है, टैलेंट का मतलब होशियार व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, और यहाँ जो है बिल्कुल अलग। यहाँ इन्होंने ब्लाइंडनेस को टैलेंट दिखा दिया। ब्लाइंडनेस जो है टैलेंट के प्रति अर्थ में आ गई, तो इसको समझ पाना हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने ये श्रेष्ठ अर्थ जो है ये हर जगह एक जैसा नहीं हो सकता। इसी तरीके से कविता में एक दूसरी जगह दूसरी बात कही गई है। जैसे शब्द के अनेक पर्यायों में से किसी एक का चयन किसी एक विशेष अर्थ के संप्रेषण में किया जाता है। जैसे नीरज और पंकज। नीरज और पंकज दोनों कमल के ही पर्याय हैं, लेकिन नीरज का प्रयोग किसी अन्य अर्थ में किया जाता है और पंकज का अन्य अर्थ में। ये सिर्फ हिंदी में संभव है और अन्य जगह ये संभव नहीं है। इस तरह की उपमा यदि हम रखेंगे जो कई एक पर्याय जो है कई अर्थ देगा, अलग अलग अर्थ देगा, तो मुश्किल होगा। अब जैसे राज और राज्य। राज और राज्य में वैसे हम राज जो है हम ये भी कह सकते हैं कलिंग राज। तो कलिंग राज का मतलब राज जो है राज्य के अर्थ में भी आ गया, और राज जो है वो उसका राज ये तो राज करेगा यानी प्रतिनिधित्व करेगा। राज कोई रहस्यमयी घटना के लिए भी आ सकता है। राज का और राज जो है किसी बात को छिपाने में भी है, तो राज को राज रहने दो, तो किसी चीज़ को छिपाने में के लिए भी आ सकता है। और राज किसी
जो है ये राजपाट संभाल लिया, यानी किसी जिम्मेदारी को संभाल लेना। और राज माने राजाओं की तरह जिएगा, तो कितने अर्थ हो गए, एक राज शब्द के कितने अर्थ हो गए। तो ये भिन्न व्यंग्यार्थों के उल्लेख किए जाते हैं। इस ये व्यंजना है के है जिसके को हर एक कोई नहीं समझ सकता। ये व्यक्ति विशेष को पता होना चाहिए कहाँ कैसे इसका प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से शब्द अलंकार हैं और अर्थ अलंकार हैं, उनमें भी इस तरह की दिक्कतों का व्यक्ति को इस तरह की दिक्कतें उसको आती हैं। अंग्रेजी की जो एक उपमा है, वहाँ पर एक उपमा दी जाती है, वाइज लाइक ऑन एन आउल, जिसका अर्थ वो लोग जो करते हैं उसमें उसका अर्थ है कि बुद्धिमान, उल्लू के समान बुद्धिमान। जबकि हिंदी के अंदर उल्लू को मूर्खता का प्रतीक रखा गया और यहाँ कह रहे हैं उल्लू के समान बुद्धिमान। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो हिंदी में जो प्रयोग किया जाता है मुखचंद्र, इसको इसका इंग्लिश में यदि अर्थ निकलेगा तो होगा मून फेस। जबकि मून फेस का मतलब अंग्रेजी में होता है भौंदू, मूर्ख व्यक्ति। तो ये दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी। इसी तरीके से तो इसलिए उन्होंने कहा कुछ उपमाएं जो हैं उसका रूपांतरण ना करके उनको कुछ इस तरीके से उसी में व्यक्त कर देना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा हरक्यूलिन एफर्ट, भागीरथी प्रयास, ओलिम्पियन हाइट्स, हिमालय सी ऊंचाई, हैंडसम लाइक अपोलो, कामदेव सा सुंदर। तो हर ये जो है ये वैसे ये जो हिंदी में जो इसके अर्थ दिए हैं ये उतनी उसकी चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी में रखने के लिए ये कहीं बेहतर प्रतीत होते हैं। इस तरीके से सांस्कृतिक आसंग जो है उसके बारे में भी चर्चा की जाती है। आसंग कहते हैं देखो प्रसंग तो सभी जानते हैं, प्रकरण किसी चीज़ का ये प्रसंग चल रहा है, यानी एक बात जो है कंटिन्यू करना उसको प्रसंग। ये जैसे इस समय जो है सीता के विवाह का प्रसंग चल रहा है, राम के जन्म का प्रसंग चल रहा है, तो प्रसंग दूसरे अर्थ में आता है। आसंग यानी वहाँ की कोई संस्कृति की बात चल रही है, वहाँ की कोई अंदर की अंदरूनी बात चल रही है। आसंग जो है कई अन्य वहाँ की कोई पृष्ठभूमि के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ की कोई विशेषता के बारे में बताया, वो आसंग होते हैं। और ये प्रसंग हो गए। प्रसंग कंटिन्यू रहता है, किसी चीज़ के साथ जुड़ा रहता है, कोई भी घटना लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, वो प्रसंग चलता है। एक जैसे पर्वत के बारे में चर्चा की जाएगी तो पर्वत के बारे में की जाएगी, वीरता के बारे में की जाएगी तो वीरता। तो ये एक प्रसंग हो गया जिसको हम एक काव्य में बढ़ा रहे हैं, एक कहानी में बढ़ा रहे हैं, कोई किसी खास नाटक में बढ़ा रहे हैं या किसी विधा में बढ़ा रहे हैं, तो वो प्रसंग। और ये आसंग, तो आसंग में भी कई बार दिक्कत हो जाती है। जैसे हिंदी का पाठक क्रांचबद्ध कंचन मृग पृथ्वीराज के शब्द भेद आदि के आसंगों अंतर्कथाओं को आसानी से समझ लेता है। इस यहाँ आसंग है, ये आसंग चल रहे हैं, इसमें क्रौंचबद्ध में इसमें आसंग चल रहे हैं, तो इनको लेकिन ये आसंग जो है यदि हम अंग्रेजी के आसंगों में देखें तो वहाँ ये सही नहीं होते। इसी तरीके से ग्रीक के पुराणों और यूरोपीय इतिहास के संबंध प्रसंग उनके लिए प्राय अनजाने होते हैं, वो प्रसंग को नहीं समझ पाते उसको, जबकि अंग्रेजी साहित्य में वे प्रसंग आते हैं। ऐसे में अंग्रेजी में से हिंदी में अनुवाद करने के लिए यही उचित होगा कि ऐसे प्रसंगों को ज्यों का त्यों अनुदित करके टिप्पणियों के माध्यम से उनको पृष्ठभूमि तथा आसंगों को समझाता चले। व्यक्ति उसके कहीं आ रहे हैं तो उसको प्रसंग को, वो जो आसंग जो आ रहे हैं उनको वहीं कोई टिप्पणी करके उसको समझा दे। दो भाषाओं के क्षेत्रों की संस्कृति में कितना अंतर हो सकता है और ये अनुवाद की राह में कैसी अनुलंघनीय बाधाएं खड़ी कर सकता है, इसका उल्लेख कई बार हो चुका है। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर देखिए प्रसंग भी दिखा देती हूँ मैं, और दूसरी मैं ये भी दिखा देती हूँ कि संस्कृति में जो अनुवाद में जो कभी कभी एक विशेष चीज़ आ जाती है तो वो किस तरीके से आती है। जैसे दिनकर की कविता में
बालिका वधू, तो बालिका वधू क्या है, ये प्रसंग है, बालिका का वधू होना, ये प्रसंग है। मतलब टॉपिक क्या है कविता का कि बचपन में ही एक लड़की जब बहू बन जाती है तो उसके साथ क्या होता है, तो ये है प्रसंग। बहू होना मुख्य रूप से एक बालिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बालकपन में बहू होना ये विशेष बात है, ये प्रसंग चल रहा है। तो अब इसका एक उदाहरण देखिए। मंगल में हो पंत सुहागिन यह मेरा वरदान, हर हर श्रृंगार की टहनी से फूले तेरे अरमान। हा, हार श्रृंगार, हर नहीं है, हार श्रृंगार की टहनी से फूले तेरे अरमान। हार श्रृंगार एक विशेष तरीके का पुष्प है जो अपनी खूबसूरती को के साथ साथ सुगंध भी देता है। तो ये हार श्रृंगार का जो बालिकाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो जब बड़ी होती हैं, जब वो विवाहित होती हैं, तो उससे अपने केसों को सजाती हैं, मालाएं पहनती हैं, पहले हाथों में कंगन का भी वो लोग उस तरीके का प्रयोग करती थी। तो इस तरीके से तो वो ये एक आशीर्वाद के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है कि तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां तुम्हें प्राप्त हों। इसके लिए शुभ्र पुष्प राशि से लदे भरे पूरे हार श्रृंगार के चित्र को उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया कि हे बेटी तू जा, तेरे जीवन में सारी खुशियां तुझे मिले, जीवन में कभी कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये बचपन एक ऐसा है जो जिसमें यदि आदमी विधवा हो जाए तो उसको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ आहित हो जाता है। तो वो बचपन की उसके लिए आशीर्वाद, मतलब आशीर्वाद होना बहुत जरूरी, इसलिए आशीर्वाद का बताया है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता प्रबल मनोयोगों का सहज उच्छलन है। तो प्रबल मनोयोग आ जाने पर भी कई बार जो है जो वाक्य को समझ पाना, वाक्य के विश्लेषण कर पाना, वाक्य को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। उसमें भी बहुत बार बहुत सारी सी समस्याओं का समझाना मुश्किल हो जाता है। पहले कविता को समझने के लिए और लक्ष्य भाषा के पाठकों तक, लक्ष्य भाषा में उस पाठकों तक पहुंचाने के लिए कवि मानस की संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। वास्तव में वह भाषांतरण नहीं बल्कि पुनः सृजन की क्रिया है। मतलब ये भाषांतरण नहीं है बल्कि कविता एक पुनः सृजन ही हो जाता है। किंतु अनुवादक को यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुवाद में लक्ष्य भाषा के संप्रेषण को बनाने के संप्रेषणीयता बनाने के लिए मूल शब्द को ना, कहीं मूल शब्द को ना वो मिटा दे। तो इस तरीके से आपने देखा कि आज हमने जो काव्य अनुवाद के बारे में चर्चा की, काव्य अनुवाद करना एक विलक्षण प्रतिभा है और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कल हम नाटक अनुवाद और के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।